नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं आईसीआईसी बैंक के फंडामेंटल्स के रिलेटेड, और साथ ही साथ हम इसको कंपेयर भी करेंगे दोस्तों एचडीएफसी बैंक से। तो हमारा बहुत बड़ा एक ट्राई मार रहा हूँ मैं कि आईसीआईसी बैंक को एचडीएफसी बैंक से कंपेयर कर रहा हूँ। एक छोटी वीडियो में भी बनाना भी चाहता हूँ, तो इन डेप्थ कंपैरिजन तो शायद मेरे बस से बाहर है आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के रिलेटेड, मगर मोटा मोटा जो मेरा एक अपना एक व्यू पॉइंट होता है, मैं उसी बेसिस पर आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि वीडियो का औचित्य सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। इसका रियल टर्म ट्रेडिंग या रियल टर्म स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो कृपया मेरी इस वीडियो के आधार पर आप शेयर में कोई भी पोजीशन ना बनाइएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आईसीआईसी बैंक में कि पहले तो थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो कोई 9.25 लाख करोड़ की कंपनी, एक ह्यूज मैराथन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मैमथ आती है, एक बहुत बड़ा। ठीक है, 1% की अगर इसकी भी ग्रोथ की भी बात करी जाए, 1% की ग्रोथ, तो वो मोटा मोटा कोई 9300 करोड़ के आसपास होती है। इतने की तो मतलब मिड साइड मार्केट कैप कंपनीज होती हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रही हैं आजकल। हालांकि मतलब 9300 करोड़, राइट, बहुत बड़ी बात होती है। एक इट्स लाइक मोर देन 1 बिलियन, है ना। मतलब अगर पाकिस्तान 1 बिलियन यूएस डॉलर के लिए यहाँ वहाँ जाता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है कि भाई हमें आईएमएफ लोन दे दे, हमें ये कंट्री लोन दे दे, 1 बिलियन यूएस डॉलर की, एंड विच इज़ जस्ट ओनली मेयरली दी 1% ऑफ आईसीआईसी बैंक, राइट, मार्केट कैप, विच इज़ जस्ट ओनली दी 1% ऑफ द मार्केट कैप ऑफ आईसीआईसी बैंक। तो ये आईसीआईसी बैंक की ताकत है। और अगर आईसीआईसी बैंक का प्राइस देखा जाए तो 1328 रुपये का प्राइस इस टाइम चल रहा है मार्केट के, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और देखिए, कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें ख़राब है। अच्छी में मेरे को आर ओ इसकी काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी आर ओ है, इम्प्रेसिव। इवन दो आर ओ सी भी बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक है। और ई पी एस ग्रोथ भी मेरे को ठीक लगी। बट अगर देखा जाए तो ई पी एस दोस्तों 5 साल के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो ईपीएस ग्रोथ मेरे को इतनी कोई खास इंप्रेसिव नहीं लगी। ठीक है, क्योंकि पिछले 5 सालों की ईपीएस ग्रोथ ज़्यादा थी और अब 3 सालों की एवरेज ईपीएस ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम आ रही है। इसका मतलब है कि ईपीएस ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम हो रही है धीरे धीरे करके। उसके बाद अगली बात जो लग रही है वो है पी, स्टॉक का पी काफ़ी हाई है। बट ऑब्वियसली ना, मतलब इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है आईसीआईसी बैंक। आप हर गली चौराहे पे चले जाइए, आपको आईसीआईसी बैंक की शाखा मिल जाएगी। इवन दो मेरा खुद का अकाउंट भी आईसीआईसी बैंक में ही है। तो काफ़ी एक बड़ा, एक ह्यूज बैंकिंग नेटवर्क है इनका। और अगर इनकी अपनी इंटरेस्टिंग वैल्यू देखी जाए तो 811 रुपये है, जबकि ट्रेडेड प्राइस जो है वो 1300 रुपये से भी ऊपर का है दोस्तों। और प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलरेडी 3.5% से भी ज़्यादा की चल रही है। और फेयर वैल्यू जो हम लोगों ने मीडियन पी के हिसाब से निकाली वो 1200 रुपये के आसपास आती है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ऑल टाइम हाई चल रहा है दोस्तों। और कंपनी ने जो CAGR दी है अब पिछले 10 सालों में वो 16% के आसपास की दी है। तो एक काफ़ी डिसेंट सी CAGR कंपनी ने, स्टॉक प्राइस ने ग्रोथ के रूप में दिया है। बट इसका मतलब होता है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। मतलब 16% की CAGR के बेसिस पर अगर आप जाएंगे ना तो साल में 2 बार तो आप डबल कर देंगे, 10 सालों में 2 बार तो आप रिटर्न डबल कर देंगे पैसा, मोटा मोटी, जहाँ तक मेरे को लगता है। एक आइडिया ये भी देखेंगे कि 16% के CAGR से साल में कितना, 10 साल में कितनी बार पैसा डबल हो जाता है, देखी जाएगी ये भी। ठीक है। तो हालांकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सब मोटा मोटा एक फंडामेंटल एनालिसिस है। ठीक है, आगे देखते हैं और देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक के साथ इसका कंपैरिजन कैसा है। ठीक है, दोनों ही एक बहुत ही बड़े बैंक है। तो दोस्तों, सबसे ऊपर हम लोगों ने इसका रखा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। तो आईसीआईसी बैंक का जो नेट प्रॉफिट आया वो 50,000 करोड़ के आसपास का है, जबकि एचडीएफसी बैंक जो मैंने रेड कलर में बॉर्डर में रखा है उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 71,500 करोड़ से थोड़ा सा और ज़्यादा ही है। ठीक है, तो प्रॉफिट में जो है 50% ज़्यादा है एचडीएफसी बैंक। मगर खाली प्रॉफिट के आधार पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एक रिसर्च, क्योंकि काफ़ी और भी फंडामेंटल्स होते हैं। और उसमें से एक फंडामेंटल आ जाता है दोस्तों, जैसे ये 6 फंडामेंटल्स मैं बहुत ज़्यादा कंसिडर करता हूँ किसी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को कंसिडर करने के लिए। एक होता है कासा रेशो, यानी कि ईजी मनी किसके पास कितना ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि डिपॉजिट्स किसके पास कितने ज़्यादा है। तो आईसीआईसी बैंक के पास नो डाउट जो रेड कलर में है वो एचडीएफसी है, जो ब्लैक कलर में वो आईसीआईसी के डेटा है। तो आईसीआईसी के पास काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट हैं और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी में ऑल्दो जो एचडीएफसी बैंक है वो विनर निकलता है। और नेट एनपीए ऑलमोस्ट दोनों के सेम ही है। मार्जिन्स, हालांकि देखिए कैपिटल देने की क्षमता एचडीएफसी में ज़्यादा है, मगर जो मार्जिन निकालने की क्षमता है वो आईसीआईसी में ज़्यादा है। ठीक है, मार्जिन्स जो है वो आईसीआईसी के ज़्यादा बेहतर है
HDFC के मुकाबले, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एसेट्स राइट, और ये तो दोस्तों 2% से ऊपर होना मतलब कि सोने पर सुहागा, और ये है 2.37। और यही वजह रही है दोस्तों कि ICICI बैंक पिछले कुछ समय में इतना ज़्यादा चला, जबकि सभी और बैंकिंग सेक्टर्स जैसे कि कोटक महिंद्रा और HDFC बैंक यूं ही की यूं ही खड़े रह गए। ठीक है, और उस समय ICICI बैंक जो था चल रहा था, और मेरा उसमें उस वक्त निवेश था, मगर मैं कुछ समय पहले ही ICICI बैंक में से एग्ज़िट ले चुका हूँ और अपनी पूरी होल्डिंग बेच चुका हूँ ICICI बैंक में से। और कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जो है, यानी कि जो हमारी क्या बोलते हैं हम अपने कस्टमर्स को जितनी एसेट्स हम अपने कस्टमर्स को जो इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, वो क्या है, तो वो भी ICICI बैंक का बेहतर है HDFC बैंक से। ये मतलब जितना कम हो उतना बेहतर है। ठीक है, तो ये भी मतलब ICICI का सिर्फ एक ही CR थोड़ा सा जो होता है उसमें HDFC जी जाता है, और वो साफ तौर पे दिखता भी है, क्योंकि HDFC के पास तो बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स है ना ICICI के मुकाबले, और होगी भी क्योंकि मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट आई थिंक डबल का ही फ़र्क होगा। तो ये दोस्तों एक मोटा मोटा एक एनालिसिस है ICICI और HDFC के बेसिस पर। ठीक है, और मतलब अगर प्रॉफिट भी देखा जाए तो अच्छा खासा आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ये सब दोनों बड़े बैंक हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इतना नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स और ये सब। अब देखते हैं कि इन दोनों बैंकों में लेने के लिए आपको टाइमिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए, इसकी RSI जो है ना, इसमें डेली की कैंडल है, और इसकी RSI जो है वो 60 से ऊपर है। अब ये समय नहीं है ICICI में इन्वेस्ट करने का। ICICI में इन्वेस्ट करना अगर चाहते थे तो ये समय था जब RSI नीचे चल रही थी। ठीक है, इन दोनों में आप इन्वेस्ट करते, आप इन दोनों में इन्वेस्ट करते अक्टूबर के 10 अक्टूबर के आसपास जब गया था। ठीक है, तो सही समय था। अब देखिए, अगर तब आपने इन्वेस्ट किया होता ICICI में तो वो आपको 2 बार 8% का रिटर्न दे देता। ठीक है, मतलब जितना वो साल में FD में देता है उतना इतना रिटर्न आपको ICICI यूँ ही दे देता। ठीक है ना, अगर आपने अगस्त में किया होता तो तब भी रिटर्न दे देता। तो कहने का मतलब है कि ICICI समथिंग लाइक दिस वे। अच्छा, मगर दूसरी बात है कि खाली ये भी चीज़ नहीं है, और इन दोनों बैंकों में निवेश करने से पहले आप किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की परामर्श अवश्य लीजिएगा दोस्तों। मेरे इस वीडियो के आधार पे मत दीजिएगा। मगर एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे समझ में आई कि ICICI में आपके रिगार्डिंग बोला जाए, आपके साथ दिखाया जाए। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ RSI और ये RSI, ये तो अच्छी बात है, चलो ठीक है। यहाँ पर भी लगभग हालांकि डाउन होना तो शुरू हो ही गया था, मगर यहाँ से भी अब RSI के डाइवर्जेंस वीकली कैंडल पे दिखना शुरू हो गया है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड की ओर ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, एक कंसोलिडेशन, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, वो चल सकता है। तो ऐसा लगता है कि ये इसको अब आसानी से नहीं तोड़ेगा। ठीक है, ये क्योंकि देखे ना, RSI के अंदर अब जान नहीं लग रही ऊपर जाने की, है ना। तो निवेश करने से पहले थोड़ा देखिए, सही मौके पर ही लीजिए, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो अच्छे किसी वित्तीय सलाहकार का परामर्श अवश्य लीजिएगा दोस्तों। और आप चाहें तो HDFC को भी देख सकते हैं, दोनों ही एक अच्छे बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सिक्केबंद कंपनीज हैं ये। इनमें निवेश करना कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि आपने ख़राब सौदा किया है। आपको FDs से तो काफ़ी अच्छा रिटर्न हमेशा हर हाल में रिटर्न्स देंगे, मगर सही समय पर निवेश करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी का स्टॉक उस टाइम खरीद पाएंगे। जितना नीचे निवेश करेंगे उतना ही अच्छा होता है। मतलब मेरा मानना तो यही है दोस्तों कि महंगे पे खरीद कर आज तक किसी ने पैसा नहीं बनाया। तो अगर हम मोटा मोटी आइडिया देखें इसमें, तो हमारा जो सेटअप है उसमें बड़ा काम करता है कि दोस्तों ये जो है ना मूविंग एवरेज, ये अब इसका ग्रीन लाइन के आसपास, तो देखिए ये तब आई थी 2022 के आसपास, या तो तब निवेश करते आप। ठीक है, अब ये जब ये ग्रीन के आसपास आएगी तब, मगर अगर आप वाकई डेस्परेट है कि भाई मेरे को निवेश करना ही करना है, तो भी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए 1200 तक के लेवल का, क्योंकि ये फेयर वैल्यू भी तो निकल कर आ रही थी हमारे हिसाब से। हमने जो अपना अभी टेक्निकल आपको सेटअप दिखाया उसमें भी हमने 1200 के आसपास की ही फेयर वैल्यू दी है। तो उतना तो निवेश वेट कीजिए, बट 1200 की फेयर वैल्यू भी 200 टूटने लायक लगती है, क्योंकि ये जो है ना अमाउंट, आपको इस अमाउंट का वेट करना चाहिए, विच इज़ 1000 और 1100 के आसपास का अमाउंट। या तो ये अमाउंट बढ़ेगा या टाइम करेक्शन होकर ये अमाउंट ऊपर आएगा। ये चार्ट ये समझ रहे हैं आप। तो हो सकता है ये टाइम करेक्शन में चले जाए स्टॉक, या प्राइस करेक्शन में आ जाए। तो थोड़ा सा सब्र करना मेरे ख्याल से बनता है। आगे आप देखिए, आप स्टडी कीजिए स्टॉक को। और दोस्तों, इससे पहले हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई है
जिसमें हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को डिस्कस किया है, हमने बैंक ऑफ बड़ौदा को डिस्कस किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को डिस्कस किया है। उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वीडियो में तो हमने HDFC बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को तीनों को कंपेयर करके भी दिखाया है, और आप देख सकते हैं उन वीडियोस को, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा अगर आप अंत तक देख चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।